नमस्कार दोस्तों। यह रोमांटिक स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर है। आप लोगों को कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करते रहिए। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। राजेंद्र जी और पायल के निकलने के बाद सुरेखा सरसरी नज़र पूरे हॉल में डालती हैं और एक नंबर डायल करके कहती हैं, हेलो। सामने से एक लड़की इतराते हुए बड़ी अदा से कहती है, प्रणाम आंटी, बस मैं अभी फ्री होकर आपको एक कॉल लगाने वाली थी। सुरेखा उसकी बात सुनकर कहती हैं, नताशा बेटा, तुम आराम से पहुंच गई ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई बच्चे? सॉरी बेटा, मुझे जल्दबाजी में तुम्हें बुलाना पड़ा, इसलिए चिंता हो रही है। पायल थोड़ी देर पहले ही ड्राइवर के साथ निकली है बेटा, अपने टाइम से पहुंच जाएगी। नताशा नौटंकी करते हुए कहती है, ओके आंटी, बट आप मेरी चिंता मत करिए, मैं आराम से पहुंच गई। पहले रिलैक्स हो जाऊं, नहीं तो अभी आपका बीपी शुगर बढ़ जाएगा। आपकी तबीयत मेरे लिए बहुत मायने रखती है, मैं आपको बीमार नहीं देख सकती। सुरेखा उसकी चिकनी चुपड़ी बातें सुन कुटिल हंसी उड़कर कहती हैं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। सॉरी बेटा, आज मेरी वजह से तुम्हारा घूमने का प्लान कैंसिल हो गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक्चुअली कल ही मुझे अंकिता दिशांत के जयपुर जाने की भनक लगी। वो तो शुक्र है बांके बिहारी का कि सही समय पर मैंने पायल के पापा और अर्जुन की फ़ोन पर बातें सुन ली, नहीं तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। उन दोनों के जयपुर में होने की बात सुन मेरे दिमाग का दही हो गया। प्लान तो हमारा फंक्शन के दिन उस लड़की को ठिकाने लगाने का था, लेकिन जब मैंने पायल के पापा की बातें सुनी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए आनन फानन में तुम्हें कॉल किया। नताशा, कुछ करो बेटा, मैं नहीं चाहती कि पायल दिशांत अंकिता करण भूल से भी आपस में अकेले टकरा जाएं। समझ रही हो मेरे कहने का मतलब? करण को लेकर तो मैं निश्चिंत हूँ। वो उस लड़की से मिलना तो दूर, उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। लेकिन पायल दिशांत को अकेले देख उससे मिलने की तिकड़म जरूर लगाएगी। बस उसे भी कैसे भी रोक लो। मुझे ना पायल का विश्वास खोना है, न उस लड़के को अपना दामाद बनाना है, बल्कि ऐसी कोई व्यूह रचना तैयार करनी है जिससे कि एक तीर से दोनों शिकार ध्वस्त हो जाएं। नताशा बड़े ही नर्म लहजे में कहती है, आंटी प्लीज़ इतना स्ट्रेस मत लीजिए, शांत रहिए। और ये क्या बात हुई, आप मुझे सॉरी बोल रहे हो? आप शर्मिंदा कर रहे हो मुझे आंटी। अरे करण के लिए मैं घूमने का प्लान तो क्या, कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप जानते हो ना, शुरू से मैं करण को पसंद करती हूँ। बचपन से मैंने आपकी बहू बनने का सपना देखा है, इसलिए आप बस बेफिक्र रहिए। आपने जिस काम की जिम्मेदारी मुझे दी है वो हो जाएगा। पायल की ज़िंदगी से उस लड़के को कैसे आउट करना है वो सब मैंने प्लान कर लिया है, और इसकी शुरुआत मैं आज से ही कर दूंगी। बेफिक्र रहिए, मेरे होते हुए वो डॉक्टर से नहीं मिलेगी। और आप बाय चांस हम टकरा भी गए तो उस लड़की के दिमाग में करण और अपने रिश्ते को लेकर गलत फहमी का बीज बो दूंगी। बाकी मैं आपको अजमेर आकर सब कुछ डिटेल से बताऊंगी। हम दोनों मिलकर सब कुछ डिसाइड कर लेंगे। नताशा की बात सुन सुरेखा के चेहरे पर कुटिलता भरी मुस्कुराहट आ गई। वो उसे अपनी बातों में उलझा कर कहती हैं, शाबाश बेटा, अब तो ही मेरा सहारा है। बट नताशा, वो डॉक्टर बड़ा होशियार है, इसलिए इतना कहूँगी, जो करो सावधानी से करना। कहीं ऐसा ना हो कि उसे तुम पर शक हो जाए और हम उसके चंगुल में फंस जाएं। नताशा इठलाते हुए कहती है, आंटी आपसे कहा ना, टेंशन मत लीजिए। अरे उस डॉक्टर को कैसे ठिकाने लगाना है ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब देख लूँगी। आपका काम हो जाएगा। आप बस करण को मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए राजी कर दीजिएगा, क्योंकि वो सिर्फ आपकी बात सुनते हैं। और नौटंकी करते हुए कहती है, आंटी करण मुझसे बात करना तो दूर, कभी आँख उठाकर भी नहीं देखते।
ऐसे कैसे मेरा उनकी दुल्हन बनने का सपना पूरा होगा। प्लीज़ आप उन्हें मनाइए ना। सुरेखा उसकी बात को इग्नोर करके कहती हैं, नताशा शायद पायल के पापा आ गए, मैं अब फ़ोन रखती हूँ। और हाँ, एक बात और, तुम मुझे फ़ोन नहीं करोगी, जानती हो ना, दीवारों के भी कान होते हैं। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। मैं खुद तुम्हें शाम को कॉल करती हूँ। ओके बाय बेटा, ध्यान रखना अपना। इतना बोल फ़ोन रख हंसते हुए कहती हैं, मूर्ख लड़की, मेरा काम हो जाए उसके बाद तुझे दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक दूंगी। तू जानती नहीं सुरेखा को क्या चीज़ है वो। अरे तेरे जैसी लड़कियों को अपने जूती के नीचे रखती हूँ। तुझे तो सिर्फ अपनी ढाल बनाया है ताकि तेरे कंधे पर बंदूक रख वार कर सकूँ। सुरेखा के लिए प्लान तू क्या बनाएगी लड़की। वो तो जिस दिन पायल को मैंने अपने विश्वास में ले लिया था उस दिन ही तैयार कर लिया। अब तो बस आरती की बेटी के फंक्शन का इंतज़ार है। पर्दे के पीछे रहकर सब काम तुझसे करवाऊंगी। और हंसते हुए कहती हैं, रंगमंच की असली कलाकार तू होगी और तेरी डोर मेरे हाथ में। खुद से बातें करते ही सुरेखा के चेहरे पर कुटिलता छा गई। वो अपने आप से कहती है, खुदा न खास्ता अगर मेरा प्लान कामयाब नहीं भी हुआ तो किसी को मुझ पर कोई शक नहीं होगा, क्योंकि अगर रंगमंच पर पकड़ी गई तो वो नताशा गर्ग होगी, सुरेखा गोयल नहीं, क्योंकि पूरे फंक्शन में गोयल साहब की पत्नी उनके साथ रहेगी। मुझ पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। वैसे भी तेरा करेक्टर कैसा है, हमारे समाज में किसी से छुपा नहीं। करण केसु और पायल के पापा तो शुरू से तुझे पसंद नहीं करते। ऐसे में सबको यही लगेगा कि सारी साजिश तेरी है। तूने ही करण को पाने के लिए चाल चली है। मैं सारा रायता बिखेर साफ सुथरी पतली गली से निकल जाऊंगी। सुरेखा कुटिलता भरी आवाज़ में खुद से कहती है, मेरे करण के लिए मुझे तेरे जैसी बददिमाग बेहुदा सिरफिरी करेक्टरलेस फैशन की चलती फिरती दुकान नहीं चाहिए। करण की दुल्हन लाखों में एक होगी, बिल्कुल उसी की परछाई, रंग रूप संस्कार गुणों में हर तरह से करण की कॉपी, शालीनता की मिसाल। जैसे मेरा करण शांत और सुलझा हुआ है, हूबहू उसके जैसी। सुरेखा जी करण की दुल्हन के बारे में सोचते हुए इस कदर लीन हो गई, अनायास ही उनके दिमाग में अंकिता की छप कौंधने लगी। उन्हें ऐसा आभास हुआ कि अंकिता दुल्हन बनी करण के साथ लाल जोड़े में गोयल भवन की दहलीज पर खड़ी है। वो हड़बड़ा कर यहाँ वहाँ देखते हुए कहती हैं, ये सब क्या है। वो लड़की मेरे चौखट पर दुल्हन के लिबास में, वो भी करण के साथ, ये कैसी अनहोनी का संकेत है। मैंने तो हमेशा के लिए उसे अपने करण की ज़िंदगी से दूर कर दिया। 15 दिन बाद उसकी शादी है, फिर मेरे दिमाग में उसकी छवि नहीं, इस जन्म में तो ये संभव ही नहीं। सुरेखा के होते हुए वो क्या, उसकी परछाई भी करण पर नहीं पड़ेगी। अंकिता को दुल्हन के रूप में करण के साथ महसूस करते और पुरानी बातें फिर से याद करने पर गुस्से से सुरेखा की आंखें लाल होने लगी, नथुने फूलकर होंठ काँप गए। वो अपने दांतों को पीस कर कहती हैं, अच्छा मित्तल, सालों पहले जो तुमने मेरे साथ किया उसका बदला लेने के लिए मैंने बिसात बिछा दी है। बाप के लिए किए की सजा बेटी भुगतेगी। सुरेखा ने ऐसा जाल बिछाया है कि उसे करण तो क्या, वो दिशांत भी नहीं मिलेगा। अपनी बेटी को दुल्हन बनते देखने का सपना आपका सुरेखा के होते कभी पूरा नहीं होगा। आपके ठुकराने के बाद मुझे तो गोयल साहब ने अपना लिया, लेकिन तुम्हारी बेटी की भरे मंडप में वो हालत होगी कि उसका शादी पर से विश्वास ही उठ जाएगा। वो इस जन्म में तो क्या, 7 जन्मों तक कभी किसी से शादी नहीं कर पाएगी। शादी की और लड़कों के नाम से उसे घृणा हो जाएगी। सुरेखा जी अपने गुस्से और
अंकिता की दुल्हन बनी छब में इस कदर व्याकुल हो उठी कि उनका चेहरा पसीने से भीग गया। खुद को कंट्रोल कर साड़ी के आंचल से वो अपने माथे का पसीना पोंछ टेबल पर रखा। पानी का गिलास उठाकर एक घूंट में पीकर खड़ी होती हैं और फुर्ती से हॉल से होते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गई। उनके हॉल से जाते ही गोयल परिवार का सबसे वफादार नौकर संतू, जो राजेंद्र जी के रूप में गेट पर पर्दे की ओर में खड़ा सुरेखा की सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था, झट से अपने मोबाइल से पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर एक नंबर पर सेंड कर किचन में जाकर काम में लग गया। अग्रवाल हाउस में सुबह के 8 बज रहे थे। संडे होने के कारण भरत अनिकेत भी फुर्सत से हॉल में बैठे खुशा नेहू को खिला रहे थे। वहीं सरला की निगाहें बार बार घड़ी की आगे बढ़ती सुइयों और राशि के रूम के बंद गेट पर ठहरी थी। किचन से नानी के लिए चाय लेकर निकलती नीलिमा की नज़र जैसे ही सरला पर पड़ी, उसके कदम वहीं थम गए। वो एक नज़र ऊपर राशि के रूम की तरफ डाल अपने हाथ की ट्रे राजू को पकड़ा। धीरे से कहती हैं, राजू भैया, इनके पास मेरा मोबाइल रखा है। नानी माँ को चाय पकड़ा, जल्दी से मुझे ला कर दो। ध्यान रखना मम्मा की नज़र नहीं पड़ी। राजू मुस्कुरा कर कहता है, जी भाभी। और नानी माँ को उनकी चाय पकड़ा। नेहू से खेलने के बहाने भरत के पास आया। झूले में लेटे नेहू से बात करते करते राजू ने तिरछी नज़र सरला पर डाली, जिनका पीठ अपनी माँ की तरफ थी। वो मौके का फ़ायदा उठा, जैसे फ़ोन लेकर भरत के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, भाभी फ़ोन मांग रही हैं। राजू भरत को राज के रूम में सरला की ओर देखने का इशारा करता है और फुर्ती से अपनी हथेली में मोबाइल दबा वहाँ से किचन में आकर नीलिमा को फ़ोन पकड़ाता है। राजू अपने दिल पर हाथ रख लंबी सांस लेकर कहता है, भाभी, शेर की मान में हाथ डालना मतलब बैठे बिठाए खुद को हार्ट अटैक देना है। कान्हा का लाख लाख शुक्रिया जो मनानी माँ के साथ बातों में बिजी थी, वरना आज सुबह सुबह मैं झील जाता। ये काम ना आप भैया से करवाया करिए। आप उसकी बात सुन और चेहरे के बिगड़े हाव भाव देख नीलिमा को हंसी आ गई। राजू मुंह बनाकर कहता है, भाभी हंसिए मत, पहले एसीपी साहब को कॉल करो, वरना आज माँ की रिमांड पर चढ़ना तय है। और शरारत से कहता है, वैसे एक बात कहूँ भाभी। नीलिमा उसकी आंखों में शरारत देकर कहती हैं, मन में मत रखो, बोल दो। वैसे आपकी आंखें देखकर हम बहुत कुछ समझ गए। राजू हंसते हुए कहता है, भाभी आज माँ के हाथों इन छोटे नवाब की क्लास लगने दो। सप्ताह के शुरू में माँ से इन्हें ढंग से डोज मिल जाए तो पूरे सप्ताह हमारी जान बच जाएगी, वरना ये थानेदार साहब अब अपने सिंड्रेला के चक्कर में हमारा जीना हराम कर देंगे। पता है, बाल बाल बचे कल रात, वरना रात को ही शीत युद्ध छिड़ जाता माँ बेटे के बीच और बलि का बकरा बनता मैं। राजू की शरारत भरी बातें सुन नीलिमा की हंसी छूट गई। वो उससे इशारे से कल रात की बात पूछती है। राजू साइड में नीलिमा को रात वाला किस्सा सुनाता है। नीलिमा हंसते हुए कहती हैं, राजू भैया, अब 9 महीने तक रोज़ हमारा मुफ्त इंटरटेनमेंट होगा। भैया अपने एटीट्यूड से बाज नहीं आएंगे और मम्मा से आए दिन भिड़ेंगे। बेचारी शीतल दोनों के बीच पिस जाएगी। राजू मुस्कुरा कर कहता है, भाभी हम दोनों हैं ना, शीतल भाभी का ध्यान रखने के लिए। नीलिमा राज का नंबर डायल करते हुए कहती है, शीतल के लिए उसका सड़ू ही काफ़ी है। एसीपी के आगे हमारी ज़रूरत नहीं। ये थानेदार साहब अकेले सब पर भारी हैं। राज के नंबर पर पूरी रिंग गई, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। नीलिमा दोबारा कॉल लगाती है। इधर एसीपी साहब का मोबाइल लगातार बज रहा था, लेकिन वो अपनी बाहों में सोना को लिए सबसे बेखबर सुकून से सोए हुए थे।
राज के फ़ोन न उठाने से नीलिमा चिंतित स्वर में कहती है, ये भैया फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या बात? उसकी बात भी पूरी नहीं होती कि राजू हंसते हुए कहता है, भाभी रिलैक्स करो, मोबाइल साइलेंट पर होगा, एक बार और ट्राई करो, शायद वाइब्रेशन से एसीपी साहब की नींद खुल जाए। नीलिमा एक बार राज का नंबर लगाती है। बेड के ऊपर रखे फ़ोन के वाइब्रेशन से इस बार एसीपी साहब की नींद खुल गई। वो शीतल पर एक नज़र डाल लंबा हाथ करके फ़ोन उठा आंखें बंद करके कहता है, हेलो कौन? नीलिमा हंसते हुए कहती है, भैया अभी तक नींद नहीं खुली, एक बार घड़ी देखिए। नीलिमा की आवाज़ सुन राज की नज़र घड़ी की तरफ उठ गई। सुबह के 8 बज रहे थे। पर्दों से आती हल्की रोशनी को देख राज अंगड़ाइयाँ लेते हुए कहता है, भाभी यार आज संडे है। दूसरा, रात को सोना की तबीयत की वजह से लेट सोई, बट थैंक्स जो आपने कॉल किया। बस 2 मिनट में नीचे आ रहा हूँ आपके हाथ की मसाला चाय पीने। इतना बोल फ़ोन रख शीतल की कमर के नीचे से हाथ निकालता है कि शीतल नींद में अधखुली आंखों से राज को देखते हुए कहती है, क्या टाइम हुआ? शीतल की अस्थायी आवाज़ से राज झट से उसे अपनी बाहों में कसते हुए ब्लैंकेट से उसका मुंह कवर करते हुए कहता है, 6 बजे हैं सोना, तुम थोड़ी देर आराम करो, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो झुककर उसके गालों को चूमते हुए कहता है, अब कैसा फील हो रहा है? तुम ठीक तो हो? शीतल राज को दोनों हाथों से अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, आपके होते हुए हमेशा हम मुस्कुराकर ही उठेंगे। वो हल्के से ऊंचे हो राज के होंठों को बड़े प्यार से अपने गिरफ्त में लेकर चूमती है और उसकी आंखों में शरारत देखते हुए हौले से अपने दांतों से उसके अपर लिप्स की बंद कर लेती है। शीतल की शरारत से राज के हाथ उसके पैरों पर कस गए। राज की शक्ति से शीतल के लबों की पकड़ अपने आप ढीली पड़ उसके लबों से हटती। राज के चीते की फुर्ती से शीतल को अपने हाथों से कसते हुए उसके होंठों को गहरी नज़रों से देख मदहोशी से कहते हैं, इतनी जल्दी हार मान ली सोना, कोई बात नहीं, लेकिन अपना जवाब तो लेती जाओ, वो भी अपने सड़ूकी अंदाज में। इश्कबाजी करने में अभी कच्ची खिलाड़ी हो, रुको तुम, मैं सिखाता हूँ ढंग से बाइट कैसे किया जाता है। उसके होठों पर अंगुली से टैप करते हुए कहता है, लेकिन ये गुस्ताखी इन नाजुक लबों के साथ नहीं कर सकता। वो क्या है ना, ये बाहरी अंग हर किसी की नज़रों में आ जाते हैं। अपनी टाइट स्टाइल से तुम्हारी शरारत का जवाब मिलेगा वहाँ जहाँ राज की धड़कनें समाई हैं। इतना बोलते ही उसके हाथों ने शीतल की ड्रेस के फ्रंट पोर्शन की उलझने अपने हाथों से सुलझा उसे अपने दूसरे हाथ में पकड़ शोल्डर से नीचे कर सामने से पूरा सरका दिया। राज शीतल को नशीली आंखों से देखते हुए अपने भीगे सुलगते लबों को उसकी धड़कनों से छुला, अपने हाथों को कसते हुए उन पर अपनी मोहर लगा, उन बेकाबू सांसों के शोर को अपने दांतों में हल्के से दबा लेता है, जब तक शीतल के दिल पर उभरे राज के नाम के वो 4 अक्षर लालिमा से नहीं घिर गए। राज के लबों की कैद उन पर ढीली नहीं हुई। राज के इतने हार्ड मदहोश स्पर्श से शीतल को सुबह सुबह ही भीतर तक मदहोश कर थरथरा दिया। शीतल रसते हुए कहती है, राज प्लीज लीव पेन। राज उस उभरी लालिमा को एक नज़र देख अपनी टंग से लीकिंग कर उन्हें प्यार से चूमते हुए कहता है, मिल गई अब तसल्ली। सोना रानी उठते ही ऐसा जानलेवा पंगा मत लिया करो। तुम तो मदहोशी में अपना काम कर गुजरती हो, लेकिन मैं बेकाबू हो जाता हूँ यार। वो तो मैडम बियर्ड की वजह से किसी को कुछ नज़र नहीं आएगा, वरना अभी क्लीन सेव होता तो भाई भाभी क्या राजू भी मज़े लेता मेरे। उसके कान की पतली सतह पर अपने लबों से खेलते हुए अल्कोहलिक साउंड में कहता है, सोना यार ऐसे देखे चुहिया जैसे दांतों से पकड़ती हो ना कि भीतर तक सब हिल जाता है। अभी
इतनी उतावल ठीक नहीं हुई भी। 2-3 महीने शांत रहो और उसके बाद डॉक्टर की सलाह लेकर तुम्हें निराश नहीं करेंगे। तुम्हारी आंखों की मूक भाषा पढ़ना जानता हूँ। ठंड रखो मैडम, तुम्हारी हर ख्वाहिश राज अग्रवाल पूरी करेगा। तुम ये 9 महीने का गोल्डन सफ़र अपने सड़ों की देख रेख और हिदायतों से भरपूर एंजॉय करोगी। वो शीतल की बंद आंखों को चूमते हुए कहता है, लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर होश मत खोना। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं हूँ हर पल तुम्हारे साथ। राज की बातें सुन शीतल की पकड़ उस पर कसने लगी। वो लहरा हकलाते हुए कहती है, क्या क्या हुआ राज? राज उसके गाल थपथपाते हुए कहता है, आंखें खोलो सोना। शीतल जैसे ही अपने आंखें खोलती है, राज प्यार से उसे 6 नहीं 8 बज रहे हैं। राज के इतना बोलते ही शीतल की सिटी पिटी गुम हो गई। चेहरा सफ़ेद पड़ गया। राज उसके हाव भाव देख गहरी आवाज़ में कहता है, स्ट्रेस बिल्कुल भी लिया तो देखना, कहा ना मेरे होते हुए कोई टेंशन नहीं लोगी। रिलैक्स होकर आराम से फ्रेश हो जाओ। और हाँ, कान खोलकर सुन लेना, जो ड्रेस मैं निकाल कर दूंगा वही पहन कर नीचे आना है। मैं फ्रेश होकर नीचे जा रहा हूँ। डोर बंद मत करना, कोई ऊपर नहीं आएगा। सबसे मॉर्निंग विश करके मैं तुम्हारा मिल्क लेकर थोड़ी देर में आता हूँ। राज के बैक टू बैक आदेश को सुन शीतल की आंखें फटी की फटी रह गई। वो राज को देख उठते हुए कहती है, एक तो पहले ही लेट हो गया, ऊपर से आप हम पर अपनी जोर ज़बरदस्ती। राज गंभीर आवाज़ में कहता है, मुझे अपने बच्चे और तुम्हारी सेहत के लिए जो सही लगेगा वो मैं करके रहूँगा सोना। इसलिए नो इफ बट गुड गर्ल के जैसे उठो और जो कहा है वो करो। रूम ऐसा ही छोड़ देना, मीमा क्लीन कर देगी। इतना बोल वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। शीतल हैरानी से अपनी आंखें छोटी कर नाक सिकोड़ राज को जाते देखकर कहती है, राज भी ना, कल रात कसर बाकी रह गई थी जो उठते ही शुरू हो गए। आज ये ज़रूर बवाल मचा कर रहेंगे। 8 बज गए, सब नीचे होंगे, हम कैसे माँ का सामना करेंगे? क्या कहेंगे उनसे? इतनी लेट नीचे जाना, उफ। ये हमारे थानेदार साहब पता नहीं आज क्या कांड करेंगे। सोचकर ही शीतल डर के मारे सांसें फूलने लगी। राज फ्रेश होकर टावल से मुंह पोंछते हुए आता है कि शीतल को अपने दिल पर हाथ रखे देख गंभीर आवाज़ में कहता है, 10 मिनट हो गए मुझे छोड़े हुए, अभी तक तुम्हारी सांसों का शोर कम नहीं हुआ, या फिर बात कुछ और? शीतल उठकर राज के पास से निकलते हुए कहती है, कोई बात नहीं, आपके स्पर्श को फील कर रहे थे। राज सख्त लहजे में कहता है, झूठ बोलना ढंग से सीखो और उसके सामने चोंच खोला करो जो तुम्हारी रंग रंग से वाकिफ ना हो। उल्लू उसे बनाना जो तुम्हें जानता नहीं हो, समझी? चुपचाप फ्रेश होकर रेडी हो जाओ, कपड़े बेड पर रखे मिलेंगे। उस शीतल के जी कलाई पकड़ उसे अपने करीब कर गालों को चूमता है और उसे इशारे से सामने मिरर की ओर दिखाकर कहता है, शावर लेते वक्त अपनी उफड़ती धड़कनों को जरा आईने में अच्छे से निहारना बीबी, ताकि फिर कभी आगे होकर पंगा लो तो तुम्हें याद आ जाएगी प्यार से वाइटिंग कैसे की जाती है। वो गीली टावल उसके फेस पर डाल रिमोट से गेट अनलॉक कर बाहर निकल जाता है। राज का एटीट्यूड देख शीतल की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से टावल काउच पर डाल बुनबुनाती हुई वॉशरूम में चली गई। राज के रूम का गेट खुलते ही अनकेत तिरछी नज़र से सरला को देख अखबार उठा बाहर गार्डन में निकलते उससे पहले ही सरला उनका हाथ पकड़कर कहती हैं, आप कहाँ चल दिए? अजी, आपका लाडला बेटा उठकर नीचे आ रहा है, तसल्ली से मिल तो लीजिए। अपनी आंखें बड़ी कर घूरते हुए कहती हैं, चुपचाप बैठिए यहाँ, क्योंकि जो बात मैं इसे करूँगी वो आपके सामने होगी। अनकेत बेचारे अपनी सासू माँ की तरफ दयनीय स्थिति देख चुपचाप बैठ गए।
राज सबको नीचे हॉल में देख अनिकेत भरत की बगल में बैठकर कहता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। भरत अनिकेत मुस्कुराकर उसे विश करते। उतने में ही सरला अपनी आंखें टेढ़ी करके कहती हैं, बहुत जल्दी हो गई तेरी मॉर्निंग, थोड़ी देर और सो लेता। अभी क्यों उठा? या फिर ऐसा तो नहीं शीतल के साथ साथ तुझे भी उल्टियाँ शुरू हो गई हो? सरला के व्यंग भरे टोन से राज के चेहरे के बिगड़ते नक्शे को देख सब दबी हंसी हंसने लगे। राज भी कहाँ कम पड़ता, वो भी सरला की बात का उत्तर अपने अंदाज में देकर कहता है, मम्मा टोट कसना बंद करो यार। आपको पता है रात को लेट सोए और आज संडे है। और हाँ, आपकी बहू तो 5 बजे नीचे आ रही थी, लेकिन मैंने उसे इतनी जल्दी नहीं आने दिया और बेचैनी से सोना को पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह के वक्त आंख लगी इसलिए उसे नहीं उठाया। पापा यार, मम्मा को समझा लो। नीचे आते ही उसे कुछ ना बोलने वरना उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। सरला गहरे स्वर में कहती है, देख रही हैं माँ, इसकी बीवी को कुछ बोलो तो तबीयत बिगड़ जाएगी। वैसे थानेदार साहब, आप अकेले नीचे, शीतल कहाँ है? राज सरला के पास आकर कहता है, मामा वो नहा कर आ रही। नीलमा राज को चाय का कप पकड़ाती हैं। राज उसे देख हल्की मुस्कान लेकर कहता है, थैंक यू भाभी, वो सोना के लिए दूध। नीलमा उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, रेडी है, आप चाय पी लीजिए फिर ले जाना। और हाँ भैया, उसे भूखे पेट दूध मत पिलाना, वरना फिर एसिडिटी से उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी। मैंने उसकी पसंद के बिस्किट कल ही राजू से मंगलवा लिए थे। अब से उसे रोज़ दूध चाय के साथ वही देना। रात चाय का कप वहीं रख खड़े हो नीलमा को गले लगा भावुक स्वर में कहता है, आप सच में मेरी भाभी माँ हो। आपके रहते सोना को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भाभी प्लीज 2 मिनट लूँगा आपके। राज की बात सुन सबकी निगाहें हैरानी से उसकी ओर घूम गई। वहीं नीलमा हल्की मुस्कान लेकर कहती है, जी भैया बोलिए। राज नीलमा जी का हाथ पकड़ अपने पास बिठाकर शांत स्वर में कहता है, मम्मा मुझे आपसे सोना के सूट पहनने की परमिशन चाहिए। जानता हूँ भाभी ने कुसा नेहू के टाइम नहीं पहना, लेकिन मम्मा उसकी जॉब और अपनी सिंड्रेला की खातिर मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा। भाभी आपको तो कोई प्रॉब्लम? नीलमा सरला की ओर देखकर कहती है, भैया मेरी छोटी बहन है शीतल, आपसे ये कैसे सोच लिया कि मुझे प्रॉब्लम? सरला सख्त लहजे में कहती हैं। नीलमा 1 मिनट। वो राज को घूरते हुए कहती हैं, जब तू रिस्क नहीं लेगा, तूने सब कुछ सोच लिया है अपनी बीवी बच्चे के लिए, तो फिर फॉर्मेलिटी करने की क्या ज़रूरत है राज? जो तेरे मन में आए तू वो कर। राज सरला की ओर देख गहरे स्वर में कहता है, मम्मा कल रात को उसकी तबीयत बिगड़ने का कारण कमर पर कसी उसकी डोरियां थीं। खाने के बाद से ही उसकी तबीयत खराब होने लग गई थी। अभी तो हम मौजूद थे, बात संभल गई, लेकिन जॉब पर वो अकेली रहेगी। हड़बड़ाहट में उससे साड़ी नहीं पहनी जाएगी मम्मा। एंड दूसरी बात, मैंने कुछ पढ़ा है मम्मा, ये दुलहनें कमर पर टाइट रहती हैं तो बेबी की नाक पर निशान उभर जाते हैं। इसलिए राज अपनी सिंड्रेला के फेस को लेकर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मुझे मेरी बेटी की स्किन बिल्कुल रेड एप्पल की तरह सॉफ्ट चाहिए मम्मा। इसलिए प्लीज़ मेरी दोनों ज़िंदगी की खातिर आपसे विनती है, उसे इजाज़त दे दीजिए। राज की बातें सुन सरला के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो अनिकेत की तरफ देखती हैं जो उसे इशारे से हाँ करने का बोलते हैं। सरला उसका कान पकड़ कर कहती हैं, देख रही हो माँ अपने लाडले को, इसकी हरकतें शुरू हो गई। 9 महीने में ये मुझे अपनी हर जिद पूरी करवाएगा। बोल दे उसे जाकर सूट पहन ले। लेकिन भरत और तेरे पापा के आगे सर से दुपट्टा सरका तो फिर मेरी बर्दाश्त से बाहर है, और हमारे सामने चाहे जैसे रहे, लेकिन भरत और इनके सामने उसे सर पर चुन्नी लेनी होगी। राज सरला के गालों को चूम कर कहता है, थैंक यू सिंड्रेला की ग्रैनी, लव यू। मैं अभी आया सोना को लेकर। इतना बोल कुसा की अंगुली पकड़ नेहू को गोद में उठाकर
रूम की तरफ बढ़ जाता है। राज के जाते ही सरला मुंह बनाकर कहती हैं, माँ ये और इसकी सोना, भगवान बचाए इस लड़के से, अनोखा बाप बन रहा है। देख लेना माँ ये 9 महीने में मेरी नाक में दम कर देगा। और अनिकेत को घूरते हुए कहती हैं, बत्तीसी मत दिखाओ। दोनों बाप बेटे, अभी तो शुरुआत है, आगे और कारनामे देखने को मिलेंगे। अभी तो किताब का एक पन्ना सामने आया है, पूरी किताब पढ़ने दो फिर पता चलेगा। सरला की बात सुन सभी हंस पड़े। इधर दिशांत अंकिता 9 बजे से पहले जयपुर पहुंच गए। दिशांत टाइम देखते हुए कहता है, अंकी अभी मार्केट खुलने में टाइम है, सीधा फ्लैट पर चलें। अंकिता आंखें बंद कर कहती है, हाँ सर में हेडक हो रहा है, टेबलेट लेकर 1 घंटा रेस्ट मिल जाएगा। दिशांत गंभीर आवाज़ में कहता है, स्ट्रेस जब हद से ज़्यादा लोगी तो हेडक ही होगा। कितनी बार बोल दिया कि डैड की ओर देखो, खुश रहो, वरना तुम्हें सिर देख उन्हें गिल्ट होगा। अंकिता अपनी आंखें खोलकर कहती है, दिशांत को देख, किसने कहा तुमसे मैं खुश नहीं। सुबह जल्दी उठने के चक्कर में ढंग से सो नहीं पाई, इसलिए नींद एकदम से। अंकिता चिल्लाते हुए कहती है, लड्डू संभाल कर। दिशांत सामने देख ब्रेक लगाता, उतने में उसकी गाड़ी सामने से आती गाड़ी से टकरा गई।